Good evening, students. Myself Deepak Gupta. Today I will start from next topics questions. This is the question. A comb drawn through person hair tends to power 12 electron to leave person hair and stick in comb. Calculate charge and mass carried by comb. एक कॉम्ब है जो ड्रॉ किया जाता है पर्सन के हेयर में से, तो इतने इलेक्ट्रॉन 10⁻12 इलेक्ट्रॉन पर्सन के हेयर को लीव करके, पर्सन के हेयर को छोड़ करके स्टिक हो जाते हैं किसमें, कॉम्ब के अंदर। क्या है, दोबारा से मैं बोलता हूँ, जब एक कॉम्ब को ड्रॉ किया जाता है पर्सन के हेयर में तो इतने इलेक्ट्रॉन 10⁻12 इलेक्ट्रॉन पर्सन के हेयर को लीव करके स्टिक कर जाते हैं कॉम्ब में स्टिक कर जाते हैं। कैलकुलेट चार्ज एंड मास। चार्ज और मास हमको बताना है जो कॉम्ब कैरीड करेगा, जो कॉम्ब कैरीड करेगा। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड। क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मैंने लास्ट जो है इससे प्रीवियस लेक्चर में उसको कंसीडर किया था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज में सबको मैंने कंसीडर किया था। यू कैन सी माय लास्ट लेक्चर। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड एडिटिविटी ऑफ चार्ज, तीनों हमने टॉपिक्स ढंग से कवर किए हैं। उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q = NE। ये मेरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। तो मुझे क्या निकालना है, कैलकुलेट द चार्ज को कैलकुलेट करना है। तो चार्ज कैसे निकलेगा, Q क्या होता है, हमारा चार्ज होता है, Q हमारा चार्ज होता है, N आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, N आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर होते हैं, E इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम, ये चार्ज होता है। E आप पर इतना होता है। तो इसको हम कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ चार्ज, हमें टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है। N की वैल्यू कितनी है, दी हुई है 10⁻12 इलेक्ट्रॉन, 10⁻12 इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 × 10⁻−19। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, Q हो गया मेरा 1.6 × 10⁻−7 कूलम का चार्ज आ गया। ये मेरा पहला आंसर हो गया, पहला आंसर हो गया। मैंने क्या किया, दोबारा से मैं बोलता हूँ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का ये फार्मूला है। इसमें Q चार्ज होता है, N नंबर होते हैं और E इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, ये इस पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम का चार्ज होता है। तो Q टोटल चार्ज हमने कैलकुलेट किया किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें दिए हुए इस क्वेश्चन में। तो 10⁻12 E पे 1.6 × 10⁻−19, इसको जस्ट हमने कैलकुलेट किया तो हमारी ये वैल्यू आ गई, इतना चार्ज। अब मास हमें निकालना है, मास कैरीड बाय, ये हमने चार्ज कैरीड बाय कॉम्ब निकाल लिया। अब हमें निकालना है मास कैरीड बाय कॉम्ब। उसको हम कैसे करेंगे, टोटल मास, टोटल मास मेरा कितना है, टोटल मास, टोटल मास किस पर, कॉम्ब पर, टोटल मास बराबर N नंबर हो गए इनटू मास ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, मास ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर मास कितना होता है आपको पता होना चाहिए, याद भी होना चाहिए। जैसे चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻−19 कूलम होता है, वैसे ही मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg। ये आपको याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन में इसकी वैल्यू नहीं दी जाएगी। तो मास अगर आप निकालोगे, टोटल मास किस पर, कॉम्ब पर, टोटल मास कॉम्ब पर कितना हो गया, N आपको दिया है 10⁻12 इंटू मास ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻−31 kg, ये हुआ। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 9.1 मैं ऐसे ही रख दूंगा और इनटू जब 10⁻12 में से 10⁻−31 निकाला जाएगा तो आएगा 10⁻−19 kg। ये होगा मेरा टोटल मास ऑन कॉम्ब।
टोटल मास, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल मास ऑन कॉम्ब और ये टोटल चार्ज ऑन कॉम्ब। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। टोटल चार्ज ऑन कॉम्ब, टोटल मास ऑन कॉम्ब। दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को जल्दी से, फास्ट उसमें। एक कॉम्ब ड्रॉन थ्रू पर्सन हेयर, 10⁻12 इलेक्ट्रॉन टू लीव पर्सन हेयर एंड स्टिक इन कॉम्ब। इतने इलेक्ट्रॉन निकल करके पर्सन के हेयर से कॉम्ब में स्टिक हो जाते हैं। कैलकुलेट द चार्ज एंड मास कैरीड बाई कॉम्ब। हमको बताना है कितना चार्ज और मास कौन कैरीड करेगा, कॉम्ब। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फार्मूला लगाया, Q बराबर NE। तो N क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, E इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, Q क्या होता है आपका, टोटल चार्ज होता है। तो Q कितना हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है 10⁻12 और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ये हो गया। इनको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट किया तो मेरी इतने कूलम की वैल्यू आ गई। अब टोटल मास ऑन कॉम्ब कैसे निकलेगा भाई, टोटल मास ऑफ कॉम्ब जो आएगा वो टोटल मास N, मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉम्ब पर चिपके हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉम्ब पर स्टिक हुए हैं, वो N। उसकी जगह हमने इस N की जगह ये रख दिया। और मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 इंटू 10⁻−31। इसको कैलकुलेट किया तो मेरी वैल्यू आ गई 9.1 इंटू 10⁻−19 kg। ये टोटल मास ऑन कॉम्ब पर आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, मैं समझता हूँ इसमें किसी। दिस इज द क्वेश्चन, डिटरमाइन टोटल चार्ज ऑन 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन भी आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, तो इसको हम निकालेंगे। इसका सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो क्या आएगा जरा देखिए। Q = NE, हमें क्वांटाइजेशन पता है, Q = NE। Q = NE के अंदर हमें पता है Q क्या होता है, Q होता है चार्ज, टोटल चार्ज जो हमको निकालना है। डिटरमाइन टोटल चार्ज ऑन 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल चार्ज, ये चार्ज है, ये हमें कैलकुलेट करना है, ये टोटल चार्ज हमें कैलकुलेट करना है। और N हमको नहीं पता, N हमको नहीं पता। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम होता है, ये हमको पता है, ठीक है। अब हमको N की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा, N की वैल्यू को। तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे N की वैल्यू को, ठीक है। N की वैल्यू को कैलकुलेट करने का हमें क्या निकालना है, ठीक है ना। तो इससे पहले क्वेश्चन में हमने जो यूज़ किया था टोटल मास, जो हमने कॉम्ब वाला क्वेश्चन किया था, टोटल मास = N इंटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। टोटल मास मेरा कितना है मुझे पता है, टोटल मास है मेरा 75 kg इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन जो है ये 75 kg पर हमें जो है टोटल चार्ज जो है डिटरमाइन करना है। तो टोटल मास कितना दिया है, 75 kg दिया हुआ है। तो मैं टोटल मास की जगह 75 को रख दूंगा, kg हो गया। N की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। और मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन हो गया 9.1 इंटू 10⁻−31। तो इसको मैं थोड़ा सा सही तरीके से लिख देता हूँ। तो N बराबर कितना हो गया, N बराबर 75 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻−31। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, इससे हमारी वैल्यू आ जाएगी 25/3 इंटू 10⁻31। ये हमारी वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इतने। अब इसको हमें यहाँ पे पुट करना है, क्यों, हमें टोटल चार्ज निकालना है, तो यहाँ पर हमको इसको पुट करना है, टोटल चार्ज को हमको पुट करना है। तो अब इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो टोटल चार्ज हमें इसको निकालने के लिए यहाँ पर लगाएंगे इस वाले फार्मूले में। ये हमने N की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया यहाँ से। अब इस N की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा। तो Q बराबर N की जगह हम ये वैल्यू लगाएंगे 25/3 इंटू 10⁻31 इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻−19।
इस सब हम पूरे एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, हमारी वैल्यू आएगी। और ये चार्ज कौन सा होगा, ये चार्ज होगा निगेटिव में, निगेटिव में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज का होगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी -1.33 इंटू -1.3 10 की पावर 13 कूलम, ये टोटल चार्ज आ जाएगा, ये टोटल चार्ज आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। मैं दोबारा से इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ज़रा देखो, डिटरमाइन टोटल चार्ज ऑन 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन पे हमें टोटल चार्ज को निकालना है। तो देखो टोटल मास मुझे पता है। पहली बात तो टोटल चार्ज कैसे आ सकता है, Q बराबर NE, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को लगा के हम कर सकते हैं। Q निकालेंगे, N की वैल्यू निकाल लें और E की वैल्यू तो ये हो गई, E की वैल्यू तो ये हो गई, ठीक है ना। तो हम इस वैल्यू को N की वैल्यू कैसे आएगी, इसके लिए हमें थोड़ा सा पहले कुछ करना पड़ेगा। टोटल मास बराबर N इंटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल मास कितना है, 75 दे रखा हुआ है। N की वैल्यू निकालेंगे, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 हो गई। तो N की वैल्यू कितनी आ गई, इसको कैलकुलेट आप कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये N की वैल्यू। इस N की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करके टोटल चार्ज को निकाल लेंगे। तो ये मेरा टोटल, इस N की वैल्यू को मैंने यहाँ पुट कर दिया, यहाँ पे N की वैल्यू ये लगा दी, ये पूरी वैल्यू 25/3 10 की पावर 31, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, और E की वैल्यू हमने ये रख दी। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, आप स्वयं भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये में हमारे क्या हो गया, 2 एग्जाम्पल्स हो गए, दे आर बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। नेक्स्ट अब हम टॉपिक लेंगे, आपका नेक्स्ट टॉपिक लेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मैं समझता हूँ किसी में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ये क्वेश्चन आप जो है डिस्क्रिप्शन में अपने जो है क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट अब हम इसको लेके चलते हैं, कमेंट में आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। भाई कौन कौन से मेथड्स ऑफ चार्जिंग है। देखो चार्जिंग का मतलब क्या होता है, किस तरह से हम बॉडी पर चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, किस प्रकार से बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं, उसके कौन कौन से मेथड्स हैं। पहला मेथड है बाई कंडक्शन, कंडक्शन के द्वारा हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। दूसरा मेथड है आपका, सबसे पहले हम कंडक्शन को ही ले लेते हैं। दूसरा मेथड क्या है, देखो कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन मतलब कनेक्शन होना चाहिए। जैसे आप क्या देखते हो, ये आपने यहाँ पर एक बल्ब को लगा रखा हुआ है और आपने इस बल्ब को यहाँ पे एक बैटरी या सेल के द्वारा लगा दिया और आपने यहाँ पर एक की लगा दी, ये की लगा दी, ठीक है। या आपने मान लीजिए जो है आपने 12 वोल्ट की बैटरी लगाई है, तो ये आपने की लगा दी। तो क्या होगा, जैसे ही इसको कनेक्शन को आप क्लोज करोगे बल्ब जल जाएगा, आपका बल्ब ग्लो करेगा और जैसे ही इस कनेक्शन को आप ऑफ कर दोगे वैसे ही क्या होगा, ये बल्ब ग्लो करना बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि इसका कनेक्शन टूट गया। तो इसके द्वारा जो बाई कनेक्शन के द्वारा जो है चार्ज फ्लो करता है उसको कहते हैं बाई कंडक्शन। कॉन्टैक्ट के द्वारा, बाई कॉन्टैक्ट आपके अंदर जो घर के अंदर जो बिजली आती है वो बाई कंडक्शन आती है, बाई कॉन्टैक्ट। आप इसमें देख सकते हैं, अगर मैंने की को जैसे ही मैं क्लोज करूंगा बल्ब जल जाएगा, की को जैसे ही ओपन करूंगा बल्ब वैसे ही ग्लो करना बंद कर जाएगा। तो ये मेथड ऑफ चार्जिंग क्या कहलाता है, बाई कंडक्शन कहलाता है। पहला मेथड हो गया बाई कंडक्शन। दूसरा मेथड होता है बाई फ्रिक्शन के द्वारा। बाई फ्रिक्शन के द्वारा चार्जिंग कैसे करेंगे, चार्ज का फ्लो कैसे करेंगे, ये आपके जो है एनसीईआरटी के बुक के अंदर आपको एग्जांपल्स दिया हुआ है। बाई फ्रिक्शन मतलब रब करना, ये भी बाई कांटेक्ट, पहला भी बाई कांटेक्ट से होता है, ये भी बाई कांटेक्ट होता है, कांटेक्ट के द्वारा होता है। आपने दो बॉडी को रब किया, कैसे, आपने एक ग्लास की रॉड ली, दिस इज द ग्लास रॉड,
ग्लास रॉड, आपने ग्लास रॉड ली और एक सिल्क का क्लॉथ लिया, सिल्क का क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ, आपने एक ग्लास की रॉड ली, एक सिल्क की क्लॉथ लिया। तो जरा देखो, आपने इस दोनों को रब किया, ग्लास की रॉड को और सिल्क के क्लॉथ को रब किया। तो क्या हुआ, आपने रब करके जब इनको अलग किया तो आपने देखा ग्लास की रॉड पर 3 चार्ज, 3 का पॉजिटिव चार्ज आया और यहाँ पर 3 का नेगेटिव चार्ज आया। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ग्लास की रॉड से निकल करके सिल्क के क्लॉथ में चले गए। भाई जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे तभी तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जब इलेक्ट्रॉन ग्लास की रॉड से निकलेंगे तभी तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जितना इस पर नेगेटिव आया उतना ही इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जब इससे जाता है, आपने केमिस्ट्री में इक्वेशंस पढ़ रखी हैं कि भाई मेरे पास अगर सोडियम है, सोडियम में 11 होते हैं आपके जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल जाए तो ये कितना हो जाएगा, सोडियम में आपका कितना Na+ हो जाएगा, और इस पर क्या हो जाएगा, ये 10th हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से बाहर निकल जाएगा तो ये सोडियम आयन बन जाएगा। तो उसी प्रकार सेम प्रोसेस यहां पर होती है, जब यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक पॉजिटिव चार्ज आया ग्लास रॉड पर। जब एक इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से सिल्क के क्लॉथ में कब होगा, जब रब करना पड़ेगा दोनों को बाई फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के द्वारा भाई जब आप इनको रब करेंगे तब होगा। जब रब करें किसको, ग्लास रॉड को और सिल्क के क्लॉथ को, जब आप रब करेंगे तो ग्लास के रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल करके सिल्क के क्लॉथ में आ जाएंगे, और जब एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से इधर जाएगा तो दूसरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जब तीसरा इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो तीसरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, और पहले क्या कंडीशन थी, पहले स्टार्ट में इस पर कोई भी चार्ज नहीं था। ग्लास रॉड रब करने से पहले जो ग्लास रॉड थी और जो सिल्क का क्लॉथ था, आपका सिल्क क्लॉथ था, पहले रब, इस पर कोई चार्ज नहीं था, क्योंकि भाई कोई भी एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, कोई भी एटम न्यूट्रल होता है। तो ये रब करने से पहले की कंडीशन है, ये रब करने के बाद की कंडीशन है। पहले की कंडीशन में ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ अलग अलग थे, तो इस पर भी कोई चार्ज कुछ नहीं था, इस पर भी कोई चार्ज कुछ जीरो था, इस पर भी चार्ज ग्लास रॉड पर भी जीरो था, इस पर भी जीरो। जब हमने दोनों को रब किया आपस में तो ग्लास रॉड से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इधर गया तो एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, जब दूसरा गया तो दूसरा पॉजिटिव, उधर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा और इधर एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, फिर एक तीसरा इलेक्ट्रॉन इधर गया तो फिर एक तीसरा पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस प्रकार से आपने देखा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां से कहां हुआ, ग्लास रॉड से सिल्क के क्लॉथ में हुआ। ये बाई फ्रिक्शन के द्वारा इसमें आपकी चार्जिंग हुई है, पहला। दूसरा अगर आप देखें, दूसरी आपके ये आपकी एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है ना, इस पे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसको बाई कंजर्वेशन भी कह सकते हैं, भाई कंजर्वेशन भी है। जरा देखो, चार्ज कोई क्रिएट नहीं हुआ, कोई डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन जब इधर गए तो यहां पर 3 ही पॉजिटिव के चार्ज आएंगे, जब यहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जाएंगे तो यहां पर 3 ही पॉजिटिव के चार्ज आएंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की वजह से एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरे इलेक्ट्रॉन की वजह से दूसरा पॉजिटिव चार्ज, तीसरे इलेक्ट्रॉन की वजह से तीसरा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अगर यहां पर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि यहां पर 4 आ जाए और वहां पर 3 रहे, कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हो गया। भाई अगर यहां पर 4 आता है पॉजिटिव चार्ज, यहां पर 3 चार्ज होते हैं नेगेटिव के, तो एक इलेक्ट्रॉन कहां गया, यहां से तो निकल गया लेकिन वहां नहीं पहुंचा, मतलब कहां डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये कंडीशन कभी नहीं होगी, ना तो ये कंडीशन होगी कि वहां पर 3 हो नेगेटिव और यहां पर 4 पॉजिटिव हो, या ऐसा भी नहीं होगा कि यहां पर 3 आपके जो है 3 पॉजिटिव हैं और 4 वहां पे नेगेटिव हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता कभी भी। अदरवाइज इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के उधर चला गया लेकिन उसने अपना पॉजिटिव चार्ज नहीं बनाया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो जितने यहां पर होंगे पॉजिटिव चार्ज उतने ही वहां पर नेगेटिव चार्ज होंगे। तो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एग्जांपल है। वी कैन नॉट क्रिएट द चार्ज, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय द चार्ज।
ठीक है ना, वी कैन जस्ट ट्रांसफर द चार्ज। हमने यहाँ पर ग्लास रॉड से 3 इलेक्ट्रॉन सिल्क के क्लॉथ में ट्रांसफर किए। देखो पहले तो इस पर 0 चार्ज इस पे था, 0 चार्ज इस पे था। जब हमने रब किया तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकल के उधर चले गए तो 3 पॉजिटिव चार्ज आ गया। ग्लास रॉड पर 3 के पॉजिटिव चार्ज आ गए। एक एग्जाम्पल ये है आपकी एनसीईआरटी में। दूसरा एग्जाम्पल और मैं आपको बताता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल, अगर आपने एक प्लास्टिक की रॉड को लिया, प्लास्टिक रॉड, और दूसरा लिया आपने वूल का क्लॉथ, वूल का गर्म कपड़ा, वूल क्लॉथ अगर आपने लिया तो जरा देखो क्या होगा। भाई पहली कंडीशन में क्या था ना, इस पर भी चार्ज 0 था। ये दूसरा एग्जांपल है, वो एग्जांपल अलग है, ये एग्जांपल अलग है, ठीक है ना। तो देखो बाई फ्रिक्शन के द्वारा पहले इस पर भी चार्ज 0 था, प्लास्टिक रॉड पर, इस पर भी, वूल क्लॉथ पर भी चार्ज 0 था, बिल्कुल चार्ज 0 था, क्योंकि अरे इसके एटम भी न्यूट्रल होंगे, इसके एटम भी न्यूट्रल होंगे, ठीक है। तो जो है अब क्या हुआ, जब दोनों को हमने रब किया, प्लास्टिक रॉड और वूल के क्लॉथ को, तो हमने क्या देखा, यहां पर सपोज 4 नेगेटिव चार्ज आ गया, 4, और यहां पर 4 ही पॉजिटिव का चार्ज आएगा, 4 पॉजिटिव का चार्ज आएगा। यहाँ पे 4 नेगेटिव का चार्ज आया, वहां पे 4 पॉजिटिव का चार्ज आया। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन वूल क्लॉथ से निकल के इसमें गए, इलेक्ट्रॉन वूल क्लॉथ से निकल के इसमें गए। भाई जब एक इलेक्ट्रॉन इधर प्लास्टिक रब करने पर, जब एक इलेक्ट्रॉन प्लास्टिक रॉड में गया तो एक पॉजिटिव चार्ज आया, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर गया तो दूसरा पॉजिटिव चार्ज आया, जब तीसरा इलेक्ट्रॉन गया तो तीसरा पॉजिटिव चार्ज आया, जब चौथा इलेक्ट्रॉन गया तो चौथा पॉजिटिव चार्ज आया। इस प्रकार से। अच्छा अब पूरे सिस्टम को देखो, देखो पूरे सिस्टम पर 0 चार्ज है। क्यों, अरे निगेटिव प्लस पॉजिटिव एक दूसरे को खत्म कर देंगे। पहले भी सिस्टम पर 0 नेगेटिव चार्ज था, अब भी सिस्टम पर 0 चार्ज है, 4 नेगेटिव 4 पॉजिटिव एक दूसरे को खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो 0 चार्ज। यहां पे भी देखो भाई पहले भी 0 चार्ज था सिस्टम पर, अब भी 0 चार्ज है। क्यों, क्योंकि ये 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव को डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो 0 चार्ज हो गया। तो पहले भी 0 चार्ज था, इस पर रब से पहले भी 0 चार्ज था, किस पर, ग्लास रॉड सिल्क के क्लॉथ पर, रब के बाद भी 0 चार्ज है। भाई पूरे सिस्टम को कंसीडर करो, पूरे सिस्टम को, ग्लास रॉड प्लस ये पूरा एक सिस्टम, ये पूरा एक सिस्टम, पूरे सिस्टम को कंसीडर करो। तो दिस इज द एग्जांपल, आल्सो द एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका मेथड्स ऑफ चार्जिंग। आपके 2 टाइप मैंने बताए, पहला बाई कंडक्शन, दूसरा बाई फ्रिक्शन, ठीक है। तो बाई फ्रिक्शन आपको समझ में आ गया, और दोनों बाई कांटेक्ट से होते। अरे कंडक्शन तो है ही कांटेक्ट से, अगर आप की को जब प्रेस करोगे तो बल्ब जलेगा, की को हटा दोगे बल्ब बंद हो जाएगा। और यहाँ पे भी फ्रिक्शन के द्वारा, फ्रिक्शन मतलब रब करना ग्लास रॉड और सिल्क के क्लॉथ को, और यहाँ पर प्लास्टिक रॉड, बस चार्ज यहाँ पर ग्लास रॉड से इसमें चार्ज जा रहा है, यहाँ पर जो है चार्ज वूल क्लॉथ से प्लास्टिक के रॉड में चार्ज जा रहा है, यहाँ पर ग्लास रॉड से चार्ज किसमें, सिल्क क्लॉथ में जा रहा है, यहाँ पर वूल क्लॉथ से चार्ज प्लास्टिक रॉड में जा रहा है, ठीक है ना। तो ये 2 मेथड्स हो गए चार्जिंग के आपके, बाई कंडक्शन बाई फ्रिक्शन, दोनों बाई कांटेक्ट के द्वारा होते हैं। आई थिंक मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं लेता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट मैं थर्ड और लेता हूँ। थर्ड को लेते हैं, ये 2 मेथड तो आपके हो गए, ठीक है ना। चार्जिंग के 2 मेथड्स हो गए, कौन सा, बाई कंडक्शन और बाई फ्रिक्शन। थर्ड मेथड कौन सा है, बाई इंडक्शन। थर्ड मेथड है बाई इंडक्शन, बाई इंडक्शन, बाई इंडक्शन, ठीक है ना। अच्छा ये मेथड क्या होता है, विदाउट कांटेक्ट होता है। वो दोनों मेथड विद कांटेक्ट थे, ये मेथड होता है विदाउट कांटेक्ट, कांटेक्ट नहीं होगा और फिर भी चार्ज का ट्रांसफर होगा। आगे आप एक डिवाइस पढ़ेंगे कैपेसिटर, आगे आप एक डिवाइस पढ़ेंगे कैपेसिटर, जो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, वो बाई इंडक्शन के प्रोसेस पर आधारित है, इसकी उस पर बेस्ड है वो कैपेसिटर, जिसको आप कंडेंसर भी कहते हैं, जो आपके पंखे में, कूलर में लगता है, कंडेंसर कहते हैं ना। अगर पंखा आपका धीरे चल रहा है और कनेक्शन पूरा आ रहा है और पंखा पूरी तरह आपका 5 पे चला रहे हो, 5 के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो क्या कहते हैं कि भाई इसका कंडेंसर खराब है। वो कंडेंसर या कैपेसिटर एक ही चीज होता है, ठीक है ना। तो जरा देखो बाई इंडक्शन मतलब नो कांटेक्ट, कैसे, जरा देखो, अगर मैंने सब एक ग्लास रॉड को मैं लेके आया, मेरी ग्लास रॉड पॉजिटिव थी, और एक मैंने
इंसुलेटेड स्टैंड पर एक मेटल के स्फीयर को रख दिया, ऐसे रख दिया, मेटल का स्फीयर है, इंसुलेटेड स्टैंड, दिस इज द इंसुलेटेड स्टैंड, ठीक है ना। इंसुलेटेड का मतलब क्या होता है कि भाई चार्ज यहां से अर्थ में नहीं जाएगा, इंसुलेटर, ठीक है ना। इंसुलेटर, इंसुलेटर मतलब आपका चार्ज इससे यहां से अर्थ में नहीं जाएगा, ठीक है ना, नहीं तो यह अर्थ में चार्ज जा सकता है, अर्थ में चार्ज नहीं जाएगा, इसीलिए इस इंसुलेटर स्टैंड को हम लेते हैं। तो देखो जब हम इस ग्लास रॉड को पास लाते हैं तो क्या होता है, इस पॉजिटिव के अट्रैक्शन की वजह से जो इस, पहले तो ये न्यूट्रल है, अब क्या होता है जब ग्लास रॉड को पास लेके आते हैं तो निगेटिव चार्ज इधर इसका, इस मेटल के स्फीयर का, इस मेटल स्फीयर का निगेटिव चार्ज पास आ जाता है और पॉजिटिव चार्ज दूर चला जाता है, रिपल्शन हो जाता है। निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव के रॉड के, इस पॉजिटिव रॉड की वजह से, ग्लास रॉड, ठीक है ना, कोई भी ग्लास रॉड, हमने पॉजिटिव कोई भी रॉड ले ली, तो उस पॉजिटिव रॉड की वजह से जो निगेटिव चार्ज इसके अंदर का, मेटल के स्फीयर के अंदर का जो निगेटिव चार्ज है वो इधर को अट्रैक्ट हो जाता है, पॉजिटिव के पास आ जाता है, और कौन सा निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के पास आ जाता है और पॉजिटिव चार्ज इसके रिपल्शन की वजह से दूर चला जाता है। निगेटिव चार्ज क्या होता है, इस रॉड के पास आ जाता है और पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगी निगेटिव को तो निगेटिव पास आ जाएगा और रिपेल करेगी पॉजिटिव को, पॉजिटिव उधर चला जाएगा। तो ये क्या होता है, इस प्रकार से होता है। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, इस मेटल के स्फीयर को हम क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, इस पर निगेटिव चार्ज था और पॉजिटिव, उसके बाद हम यहाँ पे रॉड लेके आते हैं, वही रॉड हमारी, यही वाली रॉड, इसी रॉड को लेके आते हैं। तो क्या होता है, इसको जब हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, अर्थंड कर देते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अर्थ से आ करके इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करते हैं, इलेक्ट्रॉन अर्थ से आकर के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो यहाँ का सारा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर, थर्ड प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, इस रॉड को हटा लेते हैं। तो जब हम इस रॉड को हटा लेते हैं तो क्या होता है, इस प्रकार से निगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली रूप से फैल जाता है, निगेटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में इस पॉजिटिव रॉड को हटा लेते हैं तो ये निगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली रूप से फैल जाता है। मैं दोबारा से बताता हूँ, बाय इंडक्शन में जब आप एक पॉजिटिव ग्लास की रॉड को लेके आते हैं तो इस मेटल का स्फीयर होता है, इंसुलेटेड स्टैंड इस वजह से लगाया है ताकि ये जो चार्ज है ये अर्थ में ना चला जाए। तो क्या होता है, इस पॉजिटिव की वजह से निगेटिव चार्ज इधर अट्रैक्ट हो जाता है और इस पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव चार्ज उधर रिपेल हो जाता है। फिर बाद में हम क्या करते हैं, इसको हम अर्थंड कर देते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अर्थ से आकर के इनको, इन पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो और आपका ये तो वो तो अर्थ में चला गया, मतलब इलेक्ट्रॉनों ने न्यूट्रलाइज कर दिया। अब कोई पूछेगा ये क्यों नहीं गया, क्वेश्चन आपके दिमाग में, ये नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं गया, ये नेगेटिव चार्ज इसलिए नहीं गया क्योंकि इसको ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करके रख रहा है। ये नेगेटिव चार्ज अर्थ में इसलिए गया क्योंकि इसको पॉजिटिव अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। तो ये क्या होता है, बाद में इस ग्लास की रॉड को हटा देते हैं तो ये चार्ज यूनिफॉर्मली रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। तो आपने क्या देखा, इसके अंदर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आता है। क्यों, आपने इस ग्लास रॉड से इसको चार्ज किया तो ये क्या हुआ, इस पर ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज था तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आया, निगेटिव चार्ज आया। इस स्फीयर पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज। तो इसके अंदर क्या होता है, और देखो कहीं पे भी हमने कांटेक्ट नहीं किया, यहाँ भी कांटेक्ट नहीं है, यहाँ भी कांटेक्ट नहीं है, कहीं कांटेक्ट नहीं किया। तो विदाउट कांटेक्ट, पहली बात तो होता है बाय इंडक्शन में विदाउट कांटेक्ट चार्ज होता है एंड इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आता है, अपोजिट चार्ज, ठीक है ना, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आता है। विदाउट कांटेक्ट एंड इक्वल एंड अपोजिट चार्ज उस पर जो है आता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल ऑफ इंडक्शन, ठीक है ना। अच्छा, अब सेम काम हम इसमें हम कर सकते हैं, भाई सेम काम इसमें हम ये भी कर सकते हैं। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा इसी को मैं चेंज करता हूं। अगर मैं यहाँ पर ग्लास रॉड अगर मैं कोई दूसरी रॉड लेके आता, प्लास्टिक की रॉड लेके आता और कोई भी निगेटिव रॉड लेके आता, तो देखो मैं सेम चीज को यहीं पे कर देता हूं। अगर ये निगेटिव रॉड होती तो क्या होता, तो जरा देखो प्रोसेस जस्ट उल्टी हो जाती।
भाई इस नेगेटिव की चार्ज की वजह से पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होकर के इधर आता, और नेगेटिव चार्ज क्या होता, नेगेटिव चार्ज आपका उधर होता, नेगेटिव चार्ज उधर होता, ठीक है ना। सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस। भाई ये नेगेटिव चार्ज जो रॉड होगी वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज रिपेल करेगा तो उधर चला जाएगा। उसके बाद देखो सेम प्रोसेस, ये कौन सी है, नेगेटिव है, ये कौन सी है, नेगेटिव है, तो ये आपने इसको नेगेटिव लिया, तो ये कौन सी है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, और इधर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है ना। और यहां ये नेगेटिव चार्ज अर्थ किया तो अर्थहंड किया, तो अर्थ से कनेक्ट करने पर ये नेगेटिव चार्ज अर्थ में चला गया, ये नेगेटिव चार्ज किस में चला गया, अर्थ में चला गया, ये नेगेटिव चार्ज अर्थ में चला गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब देखो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, जब आप इस रॉड को हटाओगे तो पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, अब पॉजिटिव चार्ज आएगा इसमें। अब देखो सेम चीज को जस्ट हमने रिपीट कर दिया, जब हम नेगेटिव रॉड को लेके आए तो इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज इधर अट्रैक्ट हुआ और नेगेटिव चार्ज आपका और रिपेल होकर उधर चला गया। उसके बाद जब इस रॉड को जब हमने यहाँ रखा तो पॉजिटिव चार्ज तो इसकी अट्रैक्शन की वजह से इधर रहा और नेगेटिव चार्ज अर्थ में चला गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आपने ग्लास रॉड को हटा दिया तो पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। तो यहाँ पर भी देखा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आया है भाई, इक्वल, -3 थे +3 आए, तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आया है, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल हो गया बाई इंडक्शन। तो ये हमारा एग्जांपल है। तो 3 मेथड ऑफ चार्जिंग मैंने बताए, पहला बाई कंडक्शन, दूसरा बाई फ्रिक्शन और तीसरा बाई इंडक्शन। तो ये तीनों हो गए। आई होप आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।